हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके एंड जीएस राजू प्रजापति पर। तो कैसे हैं दोस्तों आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, आप अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। देखो, मैं सबसे पहले आप सभी को अपनी दिल की गहराइयों के साथ आप सभी का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ। क्यों करना चाहता हूँ? क्योंकि हमारे जो यूट्यूब परिवार है, हमारा जो यूट्यूब परिवार है, उसके जो पहले 500 सब्सक्राइबर है वो आप सभी के प्यार और सहयोग और सपोर्ट की वजह से आज वो कंप्लीट हो चुके हैं। तो 500 सब्सक्राइबर, पहले 500 सब्सक्राइबर आपके प्यार, सपोर्ट और सम्मान की वजह से वो पूरे हो चुके हैं। तो आपका ये सपोर्ट और प्यार मुझे ऊर्जा प्रदान करता है, ठीक है। इसके कारण मैं आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट या अच्छे से अच्छा मैटर उपलब्ध करवाने की कोशिश करता रहूँगा, ठीक है। तो आप अपना प्यार और सपोर्ट इसी प्रकार से बनाए रखिए। मैं एक बार फिर से आप सभी को दिल की गहराइयों के साथ आपका धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ, ठीक है। देखो, कल हमने मौर्य काल शुरू किया था, मौर्य वंश हमने शुरू किया था और हमने जाना था कि मौर्य वंश की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था। सबसे पहले हमने बात की थी, 2 मिनट में मैं रिवीजन करना चाहूँ तो हमने बात की थी कहाँ से। हमने वैदिक काल से शुरू किया था कि वैदिक काल में जो प्रशासनिक इकाई हुआ करती थी उसका नाम था कुल, ग्राम, विश्व और जन। जन आगे चलकर जनपद कहलाए और जनपद ही आगे चलकर महाजनपद कहलाए। और उस समय भारत में 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व की पहले की बात है, तो भारत में कुल 16 महाजनपद थे। कितने थे? कुल 16 महाजनपद थे। और कुल 16 महाजनपदों का जो उल्लेख मिलता है वो हमारे को बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से हमारे को आपके सामने महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। अब महाजनपद थे कितने? तो कुल महाजनपदों की जो संख्या थी वो 16 थी। दक्षिणी भारत का एकमात्र जो महाजनपद था उसका नाम था अस्मक, ठीक है। और अस्मक की जो राजधानी थी उसका नाम था पोतन या पोटली। और इन 16 महाजनपदों में जो सबसे शक्तिशाली महाजनपद था उसका नाम था मगध जनपद या मगध साम्राज्य। अब देखो, जो बड़ा शक्तिशाली जनपद था मगध, तो मगध पर अलग अलग राजवंशों ने अधिकार किया, अलग अलग वंशों ने उस पर अपना क्षेत्र स्थापित किया। सबसे पहले हम बात करें कि वृहद्रथ वंश का संस्थापक कौन था। वृहद्रथ कि मगध पर सबसे पहले किस राजवंश ने या किस वंश ने अपना प्रभाव स्थापित किया। तो सबसे पहले वृहद्रथ वंश ने उस पर अपना अधिकार स्थापित किया। वृहद्रथ वंश के बाद में हर्यक वंश ने उस पर अपना वंश स्थापित किया। हर्यक वंश के बाद में नागों के बाद में नंद, और नंद वंश का अंतिम शासक था, नंद वंश का संस्थापक तो था आपके सामने महापद्म नंद। साथ ही साथ नंद वंश का जो अंतिम शासक था उसका नाम था घनानंद। घनानंद को 322 ईस्वी पूर्व कौटिल्य के सहयोग से चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा घनानंद को पराजित किया जाता है और मगध साम्राज्य पर किसका अधिकार हो जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य का अधिकार हो जाता है। और चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध साम्राज्य पर एक नए राजवंश या वंश की नींव रखी जिसका नाम था मौर्य राजवंश। उसके बारे में हमने जाना था। उसके बाद में हमने मौर्य कालीन कुछ जानकारी के स्रोत जाने थे, जिसमें सबसे पहले हमने जाना था कौटिल्य का अर्थशास्त्र, ठीक है। इस प्रकार से हमने कल हमारी कक्षा हो चुकी थी। देखो, आज हमारी कक्षा को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। कल की कक्षा को आप फिर से देख लेना। सबसे इंपॉर्टेंट कक्षा, मौर्य काल की सबसे महत्वपूर्ण जो कक्षा है वो आपकी पहली कक्षा हो चुकी है। देखो, आज हम प्रॉपर बात करेंगे चंद्रगुप्त मौर्य की। देखो, चंद्रगुप्त मौर्य का जो शासनकाल आता है, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने जो शासनकाल शुरू होता है वो 322 ईसा पूर्व से इनका शासनकाल शुरू होता है। 298 ईसा पूर्व तक इनका शासनकाल चला था। तो जो इनका शासनकाल था वो 322 ईसा पूर्व में इनका शासनकाल शुरू हुआ और 298 ईस्वी पूर्व तक इनका शासनकाल रहा था, ठीक है। और साथ ही साथ हमने बात की थी कि नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को पराजित करने के बाद में इनके द्वारा मौर्य साम्राज्य की नींव रखी गई थी। तो मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? आपके सामने प्रश्न आएगा कि मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था। तो मौर्य साम्राज्य का जो संस्थापक था उसका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के अंतिम शासक, देखो मैं लिख देता हूं एक बार, नंद वंश के अंतिम शासक जिसका नाम था घनानंद,
घनानंद को पराजित कर मगध साम्राज्य पर क्या किया था, अपना अधिकार स्थापित किया था। जैसे ही चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध साम्राज्य पर अपना अधिकार स्थापित किया, उसी के साथ में इनका एक उपनाम मिलता है, या इनको कहा जाने लगा भारत का प्रथम ऐतिहासिक शासक कौन था। जैसे ही इन्होंने मगध साम्राज्य को जीता, इनके साथ में एक नाम जुड़ गया इनके साथ में, और इनको कहा जाने लगा भारत का प्रथम ऐतिहासिक शासक। भारत का प्रथम ऐतिहासिक शासक इनको माना जाने लगा। ठीक है, मगध साम्राज्य की विजय के साथ में। अब देखो, अब हम इनके कुछ उपनामों की बात करते हैं। देखो क्या करते हैं, हम इनके कुछ उपनामों की बात करते हैं। बहुत महत्वपूर्ण है, यहां से क्वेश्चन यदि बन जाएगा ना तो बहुत टफ क्वेश्चन बन सकता है। कल हमने बात की थी कि मेगास्थनीज, मेगास्थनीज कौन था, उसकी भी हम अभी बात करेंगे। ठीक है, तो मेगास्थनीज ने अपनी एक पुस्तक थी जिसका नाम था इंडिका। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम था इंडिका, और इंडिका में हमारे को प्रमाण मिलता है कि मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका, इंडिका में मेगास्थनीज लिखता है कि उस समय भारत का सबसे प्राचीनतम जो विशाल नगर था उसका नाम था पाटलिपुत्र, और उसने पाटलिपुत्र का वर्णन नहीं किया, पाटलिपुत्र नाम नहीं लिखता, वो लिखता है पोलीब्रोथो, पोलीब्रोथो। और साथ में चंद्रगुप्त मौर्य का भी वह वर्णन तो करता है, लेकिन उसमें वह लिखता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का नाम चंद्रगुप्त मौर्य वह नाम नहीं लिखता, वह लिखता है सेंड्रोकोटस। तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। इनके उपनामों में सबसे पहला जो उपनाम बात करेंगे हम, वो बात करेंगे, वो हम करेंगे सेंड्रोकोटस। तो सेंड्रोकोटस किसने कहा है, तो जो इनका सेंड्रोकोटस कहा है वो सबसे महत्वपूर्ण है मेगास्थनीज ने। मेगास्थनीज पहला नाम तो आपको ध्यान रखना है मेगास्थनीज, साथ में दूसरा नाम जो आपको ध्यान रखना है वो स्ट्रेबो। कौन सा ध्यान रखना है, स्ट्रेबो, और एक नाम ध्यान रखना है आपको जस्टिन। ठीक है, जस्टिन, यानी कि मेगास्थनीज, स्ट्रेबो, और एक नाम ध्यान रखना है आपको जस्टिन। इस प्रकार से सेंड्रोकोटस इनका एक उपनाम मिलता है। यदि मैं इनके दूसरे नाम की बात करूं, देखो सेंड्रोकोटस, एंड्रोकोटस, सेंड्रोकोप्टस, इनके तीन उपनाम मिलते हैं, सेंड्रोकोटस, एंड्रोकोटस और सेंड्रोकोप्टस। ठीक है, तो सेंड्रोकोटस हो गया। इसके बाद में इनका दूसरा उपनाम मिलता है वो मिलता है आपके सामने एंड्रोकोटस। ये विदेशी लोग थे ना, विदेशी इतिहासकार, उनके द्वारा ये नाम दिए गए हैं, थोड़े अटपटे हैं लेकिन आपको याद करना पड़ेगा। इसके बाद देखो, एक इतिहासकार है जिनका नाम है एरिन, इतिहासकार एरिन, और प्लूटार्क का आपने नाम सुना होगा। तो इतिहासकार एरिन तथा प्लूटार्क ने चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोटस कहा है, जबकि एक नाम और ही अलग मिलता है, कौन सा, सेंड्रोकोटस, एंड्रोकोटस, सेंड्रोकोप्टस। देखो इनका जो तीसरा नाम मिलता है, तो इनका तीसरा नाम मिलता है वो मिलता है आपके सामने सेंड्रोकोप्टस। क्या नाम मिलता है, इनका जो तीसरा नाम मिलता है वो मिलता है और ये जो नाम दिया था वो दिया था आपके सामने फिलाकर्स ने। तो तीनों के तीनों नाम आपको ध्यान रखने हैं। अब देखो है कि ये चंद्रगुप्त मौर्य के तीन नाम मिलते हैं हमारे को, सेंड्रोकोटस, एंड्रोकोटस और सेंड्रोकोप्टस। तो ये नाम वास्तव में क्या चंद्रगुप्त मौर्य के ही हैं। तो इनका प्रमाण हमारे को कहां से मिलता है, तो 1793 ईस्वी में विलियम जोन्स ने यह प्रमाण दिया था। तो इतिहासकार विलियम जोन्स ने सबसे पहले 1793 ईस्वी में यह प्रमाण दिया था कि ये जो तीन नाम मिलते हैं वो किसके हैं, वो आपके सामने चंद्रगुप्त मौर्य के ही हैं। तो ये प्रमाण किसने दिया था, 1793 ईस्वी में विलियम जोन्स ने सबसे पहले यह प्रमाण दिया था कि ये जो नाम मिलते हैं ना तीनों के तीनों, सेंड्रोकोटस, एंड्रोकोटस और सेंड्रोकोप्टस,
कोप्टस। ये तीनों के तीनों नाम ही किसके हैं? चंद्रगुप्त मौर्य के तीनों के तीनों ही नाम है। ठीक है, एक बार आप इनको नोट कर लीजिए, आगे हम चलते हैं। तो ये 3 नाम हो गए इनके। ठीक है, अब एक नाम वैसे तो हम बात कर चुके हैं उसकी, कि इनको जैसे ही इन्होंने मगध साम्राज्य पर अधिकार किया, मगध साम्राज्य को इन्होंने जीता, जीतते ही इनके पास में एक उपनाम आ गया था, और वो उपनाम था, इनको कहा जाता है भारत का प्रथम ऐतिहासिक सम्राट। किसको कहा गया है? कि भारत का प्रथम ऐतिहासिक सम्राट या शासक आपके सामने चंद्रगुप्त मौर्य को कहा गया है। भारत का प्रथम ऐतिहासिक शासक या सम्राट बोल सकते हो आप, हम सम्राट कर लेते हैं। कि भारत का प्रथम ऐतिहासिक शासक या भारत का प्रथम ऐतिहासिक सम्राट किसको कहा गया है? तो वो आपके सामने चंद्रगुप्त मौर्य को। कि जो चंद्रगुप्त मौर्य है, इनका नाम चंद्रगुप्त मौर्य हमारे को नाम मिलता है, तो इनका प्रमाण कहां से मिलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का नाम चंद्रगुप्त मौर्य ही था? तो जो चंद्रगुप्त मौर्य के नाम का हमारे को प्रमाण मिलता है वो 2 अभिलेखों से प्राप्त होता है। एक तो रुद्रदामन का अभिलेख, एक जूनागढ़ का अभिलेख। कि जूनागढ़ अभिलेख और रुद्रदामन अभिलेख में हमारे को चंद्रगुप्त मौर्य का नाम चंद्रगुप्त मौर्य मिलता है। तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, रुद्रदामन व रुद्रदामन कि जो रुद्रदामन अभिलेख साथ में जूनागढ़ अभिलेख, ये जो दोनों अभिलेख हैं इनमें CH मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य का नाम क्या मिलता है? चंद्रगुप्त मौर्य मिलता है। थोड़ा सा ध्यान रखना कि चंद्रगुप्त मौर्य का नाम चंद्रगुप्त मौर्य नाम किन 2 अभिलेखों या ग्रंथों में मिलता है? तो इनका जो नाम मिलता है रुद्रदामन अभिलेख और जूनागढ़ अभिलेख में जो है आपके सामने चंद्रगुप्त मौर्य का नाम चंद्रगुप्त मौर्य मिलता है। अब देखो, एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था? देखो मैं CH मौर्य लिख देता हूं शॉर्ट में, CH मौर्य का PM। कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था? तो उसका नाम था चाणक्य। अब देखो यहां से बहुत बेहतरीन प्रश्न बन सकता है आपके सामने। यदि आपसे पूछ ले कि मौर्य काल में कुल कितने प्रधानमंत्री बनाए गए थे, तो क्या आंसर होगा आपके सामने? क्या आंसर दोगे आप? तो देखो हम बात कर लेते हैं यहां पर। एक तरफ तो हम लिखते हैं प्रधानमंत्री PM, और एक तरफ हम लिखते हैं शासक। देखो बहुत इजी है। सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी बात करेंगे? उधर करेंगे शासकों की बात। तो चाणक्य बोले तो कौटिल्य, विष्णुगुप्त। ठीक है, चाणक्य जब प्रधानमंत्री थे, चाणक्य को जब प्रधानमंत्री बनाया गया उस समय शासक कौन कौन थे? तो एक तो थे आपके सामने CH मौर्य का बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य, और एक शासक थे आपके सामने बिंदुसार। कि बिंदुसार और चंद्रगुप्त मौर्य के समय आपके सामने मौर्य वंश के प्रधानमंत्री कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य जब प्रधानमंत्री थे उस समय शासक थे आपके सामने चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार। चाणक्य के बाद में प्रधानमंत्री बने थे जिनका नाम था राधागुप्त। देखो यहां से बहुत बेहतरीन प्रश्न बन जाएगा, बहुत कम लोग पढ़ते हैं इस चीज को। ठीक है, तो चाणक्य के बाद में जो प्रधानमंत्री बनाया गया था वो बनाया गया था राधागुप्त को। और राधागुप्त के समय कौन कौन शासक थे? एक तो थे आपके सामने बिंदुसार के अंतिम समय में जो प्रधानमंत्री थे उनका नाम था राधागुप्त। और अशोक का पूरा शासनकाल जो था ना, अशोक के पूरे शासनकाल के समय प्रधानमंत्री कौन थे? तो अशोक के भी प्रधानमंत्री थे आपके सामने राधागुप्त। ये सारी की सारी बातें हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है, इनका एक बार आप
स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप इनको नोट कर लीजिए। आगे चलते हैं हम। देखो आगे चलते हैं हम। ठीक है, ये बातें आपको, ये दोनों बातें स्पेशली आपको ध्यान रखनी है कि चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार के समय प्रधानमंत्री कौन था, चाणक्य था, और बिंदुसार के अंतिम समय में और अशोक के समय प्रधानमंत्री कौन था, राधागुप्त था। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री चाणक्य हो गया, विष्णुगुप्त, ठीक है वही है। और रुद्रदामन अभिलेख और जूनागढ़ अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य का नाम क्या मिलता है, चंद्रगुप्त मौर्य मिलता है। प्रश्न पूछा जा सकता है। और भारत का प्रथम ऐतिहासिक शासक किसको कहा गया है, तो मगध साम्राज्य की विजय के बाद में चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का प्रथम ऐतिहासिक शासक या सम्राट कहा गया है। ठीक है, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में इनके उपनाम मिलते हैं। सेंड्रोकोटस मेगास्थनीज ने कहा था मुख्यतः, प्लूटार्क वगैरह ने इनको कहा था एंड्रोकोटस, और एक इनका उपनाम मिलता है सेंड्रोकोप्टस। ठीक है, ये बातें आपको ध्यान रखनी है। अब देखो कुछ मत आते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के संबंध में, कुछ मत आते हैं। कुछ तो इनकी जो सेना थी उनको कहते हैं कि डाकुओं का गिरोह था। देखो उन सभी मतों की हम बात कर लेते हैं। ठीक है, देखो एक मत आता है जिनका नाम है, एक व्यक्ति थे, इतिहासकार थे, जिनका नाम था जस्टिन। क्या नाम था, जस्टिन। जस्टिन का मानना है कि चंद्रगुप्त मौर्य की जो सेना थी उसको जस्टिन ने डाकुओं का क्या कहा है, गिरोह कहा है। क्या कहा है उसको हम लिख भी लेते हैं। जस्टिन ने CH मौर्य, CH मौर्य का मतलब क्या है, चंद्रगुप्त मौर्य। जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य की सेना को, चंद्रगुप्त मौर्य की सेना को डाकुओं का गिरोह कहा है। ठीक है, जस्टिन ने कहा है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य की सेना थी उसको, चंद्रगुप्त मौर्य की सेना को डाकुओं का गिरोह है। किसने कहा है, तो जस्टिन ने कहा है। इसके बाद में एक इतिहासकार है जिनका नाम है प्लूटार्क। प्लूटार्क स्ट्रेबो। प्लूटार्क व स्ट्रेबो। प्लूटार्क व स्ट्रेबो ने कहा था कि जो चंद्रगुप्त मौर्य था उसने अपनी 6 लाख सेना को लेकर संपूर्ण उत्तरी भारत को इसने क्या कर दिया था, रौंद डाला था। कि अपनी 6 लाख, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी 6 लाख सेना को लेकर संपूर्ण उत्तरी भारत को रौंद डाला था। ये किसने कहा था, तो प्लूटार्क व स्ट्रेबो ने यह कहा था कि CH मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी 6 लाख सेना को लेकर क्या कर दिया, संपूर्ण उत्तरी भारत को रौंद डाला। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसके बाद में देखो, प्लूटार्क व स्ट्रेबो ने कहा था कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी 6 लाख सेना को लेकर संपूर्ण उत्तरी भारत को रौंद डाला था। इसके बाद में एक आता है बौद्ध ग्रंथ। हमने पढ़ा था बौद्ध ग्रंथ कौन से थे, दीपवंश, महावंश, महावग्गा, दिव्यावदान, ये कुछ बौद्ध ग्रंथ थे। उनमें से जो महावंश है, महावंश के अनुसार चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को, अनुसार चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को CH मौर्य को सकल, देखो लिख लेते हैं पहले हम,
सकल जम्बू द्वीप का स्वामी बनाया, अर्थात संपूर्ण भारत का, अर्थात संपूर्ण भारत का। ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण है कि बौद्ध ग्रंथ महावंश के अनुसार, बौद्ध ग्रंथ हमने कल पढ़ा था कि बौद्ध ग्रंथों से भी हमारे को मौर्यकालीन जानकारी प्राप्त होती है, जिनमें सबसे पहले हमने पढ़ा था दीपवंश, महावंश, महावग्गा, और हमने पढ़ा था दिव्यावदान। ठीक है, तो ये थे महाबोधि वंश। ठीक है, वो भी हमने पढ़ा था। तो जो बौद्ध ग्रंथ था जिसका नाम था महावंश, बौद्ध ग्रंथ महावंश के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य को संपूर्ण भारत का विजेता बना दिया था। ठीक है, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य को सकल जम्बू द्वीप का स्वामी बना दिया था। आपको यह बात ध्यान रखनी है। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। आगे हम चलते हैं, देखो आगे हम बात करते हैं। तो ये कुछ मत थे, कुछ कथन थे, उनके बारे में आपको ध्यान रखना है। अब देखो, तो ये थी इनकी कुछ प्रारंभिक बातें। अब हम इनका एक विवाद आता है किसके साथ में, सेल्यूकस निकेटर के साथ में। हम इनके एक विवाद की बात करते हैं, और वो विवाद है चंद्रगुप्त लिख रहा है आपके सामने, चंद्रगुप्त मौर्य यानी कि CH मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य व सेल्यूकस निकेटर चंद्रगुप्त मौर्य व सेल्यूकस निकेटर का संघर्ष। देखो मैं बात करूं सेल्यूकस निकेटर, तो सेल्यूकस निकेटर कौन था, सबसे पहले तो हम यही बात करते हैं। तो देखो निकेटर तो क्या है, देखो निकेटर तो इनकी एक उपाधि है। क्या है, जो निकेटर है वो इनकी एक उपाधि है। और सेल्यूकस कौन था, तो सीरिया शासक सिकंदर का सेनापति कौन था, तो सीरिया शासक सिकंदर का सेनापति था सीरिया शासक सिकंदर का सेनापति। एक कब आया था भारत, 305 ईसा पूर्व में, कि सीरिया शासक सेल्यूकस निकेटर का सेनापति था, जिसका नाम सीरिया शासक सेल्यूकस निकेटर कौन था, तो सीरिया शासक सिकंदर का सेनापति था, जो 305 ईसा पूर्व में भारत में आया था। ठीक है, और निकेटर क्या है, निकेटर एक इसकी उपाधि है। और निकेटर का अर्थ क्या होता है, विजेता। क्या होता है, विजेता होता है। अब देखो, सेल्यूकस निकेटर सीरिया शासक सिकंदर का सेनापति था, वह 305 ईस्वी में भारत आया। किसके समय आया, तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय आया। और आते ही सेल्यूकस निकेटर व चंद्रगुप्त मौर्य के मध्य विवाद उत्पन्न हो गया। विवाद बोले तो इनके मध्य युद्ध हो गया, युद्ध हुआ, इन दोनों के मध्य भयंकर युद्ध हुआ। अब युद्ध का स्थान का तो वैसे यानी कि समय का कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता कि कब कैसे हुआ था। ठीक है, कहाँ पर हुआ था उसका कोई उल्लेख नहीं मिलता, लेकिन इन दोनों के मध्य युद्ध हुआ था। और युद्ध में चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को क्या कर दिया, निकेटर को पराजित कर दिया, हरा दिया। जैसे ही सेल्यूकस निकेटर हारता है, हारने के बाद में इन दोनों ने क्या कर ली, आपस में संधि कर ली। और संधि में इन्होंने 4 बातें निश्चित की थी। हारते ही इन्होंने क्या कर ली, संधि कर ली, संधि कर ली, तो युद्ध का समाधान तो समाप्त हो गया। अब संधि करते ही देखो संधि की क्या क्या शर्तें रखी गई, उन शर्तों से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। पहली शर्त, सेल्यूकस निकेटर की एक पुत्री थी जिसका नाम था हेलेना। सेल्यूकस निकेटर की एक पुत्री थी जिसका नाम था हेलेना।
हेलेना थी, देखो हम लिख लेते हैं, निकेटर की पुत्री, निकेटर की पुत्री थी जिसका नाम था हेलेना। इसका एक नाम और मिलता है कार्नोलिया। दोनों नाम ही पूछे जा सकते हैं कि सेल्यूकस निकेटर की एक पुत्री थी जिसका नाम था हेलेना या कार्नोलिया। हेलेना या कार्नोलिया का जो विवाह किया गया वो किसके साथ में किया गया? इसका जो विवाह किया गया वो CH मौर्य के साथ में किया गया। चंद्रगुप्त मौर्य के साथ में सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री हेलेना का क्या कर दिया? विवाह कर दिया। दूसरी शर्त रखी गई, दूसरी शर्त में इसने क्या दिया? तो दूसरी शर्त में इसने दिया, इसके दरबार में एक व्यक्ति रहा करता था जिसका नाम था मेगस्थनीज, राजदूत। इसके दरबार में, किसके? निकेटर, सेल्यूकस निकेटर के दरबार में एक व्यक्ति रहा करता था जिसका नाम था मेगस्थनीज। मेगस्थनीज। तो इसने क्या किया? मेगस्थनीज को किसके दरबार में भेज दिया? CH मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में इन्होंने मेगस्थनीज को भेज दिया। मेगस्थनीज भारत आता है और भारत में आने के बाद में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आता है और आते ही इसने एक पुस्तक की रचना की जिसका नाम था इंडिका। इंडिका पुस्तक की रचना किसने की थी? तो इंडिका पुस्तक की रचना आपके सामने मेगस्थनीज ने की थी। और जो हेलेना का विवाह हुआ था ना, निकेटर की पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ में हुआ है, इसका प्रमाण भी हमारे को कहां से मिलता है? इंडिका से मिलता है। इसके बाद में देखो तीसरी शर्त रखी गई और एक चौथी शर्त रखी गई। चौथी शर्त यह रखी गई कि चंद्रगुप्त मौर्य ने 500 हाथी किसको दे दिए? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने 500 हाथी निकेटर को दे दिए। 500 हाथी किसको दे दिए? निकेटर। सेल्यूकस निकेटर को चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा 500 हाथी दान में दे दिए गए। 3 शर्तें हो गई। चौथी शर्त बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है, तो वो आपको ध्यान रखनी है। 4 प्रांतों को किसको दे दिया गया? तो 4 प्रांतों को, देखो इसकी चौथी शर्त क्या रखी गई? देखो हार हुई। हार में पहली शर्त हुई कि निकेटर ने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ में कर दिया। उसका एक राजदूत था, यानी कि सेनापति जिसको बोल सकते हो राजदूत, उसको कहां पर भेजा? भारत में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेज दिया और उसने भारत में आकर इंडिका पुस्तक की रचना की थी। इसके बाद में 500 हाथी दान में निकेटर को चंद्रगुप्त मौर्य ने दे दिए, ठीक है, निकेटर को दे दिए। अब देखो चौथी शर्त बहुत महत्वपूर्ण है कि सेल्यूकस निकेटर ने अपने 4 प्रांतों को किसको दे दिया? अपने 4 प्रांतों को चंद्रगुप्त मौर्य को दे दिया। देखो हम चारों प्रांत जानते हैं। चौथी शर्त की हम बात करते हैं। CH मौर्य को 4 प्रांत दिए कि चंद्रगुप्त मौर्य को सेल्यूकस निकेटर के द्वारा 4 प्रांत दिए गए, जिसमें काबुल, कांधार, हेरात, ठीक है, इस प्रकार से 4 प्रांत दिए गए। सबसे पहला आता है आपके सामने काबुल। कौन सा था? काबुल। काबुल के बाद में है, काबुल है, कंधार है, इसके बाद में है मकरान और एक है आपके सामने हेरात। इसी को बोला जाता है बलूचिस्तान। देखो ये तो नाम सरल है इसलिए याद हो जाएंगे। काबुल, कांधार, मकरान और हेरात। काबुल, कांधार, मकरान और हेरात, जिस प्रकार से मुझे याद है ना वैसे आपको भी याद होना चाहिए। बार बार बोलोगे ना तो याद हो जाएगा। काबुल, कांधार, मकरात और हेरात, ठीक है। मकरात को क्या बोला गया है?
बलूचिस्तान बोला गया है। अब ये नाम तो इनके वर्तमान में है, उस समय क्या नाम थे, बात तो यह है कांटे की। देखा तो काबुल का नाम क्या था, कांधार का नाम क्या था, बलूचिस्तान का नाम क्या था और हेरात का नाम क्या था। देखो हे से हेरात और एरिया, एरेरिया, हेरात का नाम था एरेरिया। इसके बाद में बलूचिस्तान, बलूचिस्तान का नाम था जेड्रोसिया। देखो मैं पहले सरल बता देता हूं आपको, जेड्रोसिया, एरेरिया, जेड्रोसिया। और काबुल का नाम क्या था, तो देखो थोड़ा सा टफ है, पेरोपेनिसडाई, पेरोपेनिसडाई, पेरोपेनिसडाई। और जो कंधार का नाम था उसका नाम था अराकोसिया। ठीक है, तो ये चार प्रांत किसके दे दिए गए, चंद्रगुप्त मौर्य को सेल्यूकस निकेटर के द्वारा दे दिए गए। काबुल, कांधार, मकरान, हेरात। काबुल, कांधार, मकरान और हेरात। मकरान को बलूचिस्तान में बोला गया है। काबुल का उस समय नाम क्या था, पेरोपेनिसडाई, 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 पेरोपेनिसडाई। ठीक है, अराकोसिया, जेड्रोसिया और एरेरिया, ये किसके नाम है, इनके उस समय के नाम है। जैसे ये चार प्रांत चंद्रगुप्त मौर्य के पास में आए, भारत की सीमा हिंदू कुश पर्वत को पार कर गई। जैसे ये चार प्रांत आए चंद्रगुप्त मौर्य के पास में, तो भारत की जो सीमा थी क्या थी, भारत की सीमा देखो, जैसे ही चंद्रगुप्त मौर्य के पास में ये चार प्रांत आए, चार प्रांत आते ही भारत की सीमा हिंदू कुश पर्वत को पार कर गई। यानी कि भारत की वैज्ञानिक सीमा प्राप्त हो गई। प्राकृतिक रूप से भारत की जो प्राचीन समय में वैज्ञानिक सीमा थी, वो ये चार प्रांतों को प्राप्त होते ही प्राप्त हो गई। तो इसके प्राप्त होते भारत की प्राचीन वैज्ञानिक सीमा कि भारत की प्राचीन वैज्ञानिक सीमा प्राप्त हो गई। जैसे ही वैज्ञानिक सीमा प्राप्त हुई, तो एक इतिहासकार है जिनका नाम है विंसेंट स्मिथ। विंसेंट स्मिथ ने बहुत अच्छी बात कही है कि जैसे ही भारत की वैज्ञानिक सीमा प्राप्त हुई, किस प्रकार से हुई है, चंद्रगुप्त मौर्य को जैसे ये चार प्रांत मिले, काबुल, कांधार, मकरात और हेरात, ये चार प्रांत मिलते ही भारत की सीमा हिंदू कुश पर्वत को पार कर गई। हिंदू कुश पर्वत को पार करते ही भारत की प्राचीनतम वैज्ञानिक सीमा प्राप्त हो गई। तो इतिहासकार विंसेंट स्मिथ, विंसेंट स्मिथ, जो विंसेंट स्मिथ है ना, इनका नाम आपके सामने बार बार आएगा, बहुत अच्छी बातें लिखी है इन्होंने। तो इतिहासकार विंसेंट स्मिथ ने एक बहुत अच्छी बात कही है कि जो भारत की प्राचीनतम वैज्ञानिक सीमा प्राचीन इतिहास या प्राचीन भारत के इतिहास में प्राप्त हुई थी, उसको प्राप्त करने के लिए मध्यकालीन भारत में मुगलों के द्वारा प्रयास किया गया और आधुनिक भारत में अंग्रेजों के द्वारा प्रयास किया गया। लेकिन मध्यकालीन भारत में ना तो उस सीमा को मुगल प्राप्त कर पाए और ना ही उस सीमा को आधुनिक भारत में अंग्रेज प्राप्त कर पाए। तो ये बात किसने कही थी, विंसेंट स्मिथ ने कही थी। एक बार फिर से सुनना कि विंसेंट स्मिथ ने कहा था कि जो भारत प्राचीन भारत के इतिहास में जो प्राचीनतम वैज्ञानिक सीमा प्राप्त हुई थी, उस सीमा को प्राप्त करने के लिए मध्यकालीन भारतीय इतिहास में मुगलों ने भी प्रयास किया, जबकि आधुनिक भारत में अंग्रेजों के द्वारा भी बहुत जोरों शोरों के साथ में प्रयास किया। लेकिन मुगल काल में और अंग्रेजों के द्वारा इस सीमा को प्राप्त नहीं किया गया था। यह बात किसने लिखी थी, तो यह बात लिखी है आपके सामने विंसेंट स्मिथ ने। तो यह विंसेंट स्मिथ का एक कथन था, इसको आप ध्यान रखना। देखो आगे हम चलते हैं। और जो हेलेना का विवाह हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य के साथ में,
यानी कि सेल्यूकस निकेटर की पुत्री हेलेना का जो विवाह हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य के साथ में, वह भारत का प्रथम अंतरराष्ट्रीय विवाह था। ध्यान रखना कि भारत का प्रथम अंतरराष्ट्रीय विवाह कौन सा था, तो हेलेना के साथ में चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। और सेल्यूकस निकेटर का राजदूत मेगास्थनीज भारत में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, वह भी भारत आने वाला प्रथम विदेशी राजदूत था। तो दो प्रश्न आपके सामने बहुत महत्वपूर्ण बन सकते हैं कि विदेश से आने वाला प्रथम राजदूत मेगास्थनीज था जिसने इंडिका पुस्तक लिखी है, साथ ही साथ भारत का प्रथम अंतरराष्ट्रीय विवाह हेलेना के साथ में किया है। ठीक है, देखो आगे चलते हैं। इसके बाद में इनका शासनकाल कब तक है, 298 ईस्वी तक, ईसा पूर्व तक इनका शासनकाल है। इनका अंतिम समय था, अंतिम समय में चंद्रगुप्त मौर्य कहां पर चले गए थे, देखो उसकी बात कर लेते हैं हम। देखो चंद्रगुप्त मौर्य 298 ईसा पूर्व इनका अंतिम समय है। तो ये अंतिम समय में इन्होंने जैन धर्म को स्वीकार कर लिया था। यानी कि ये किस धर्म के अनुयायी थे, तो ये जैन धर्म के अनुयायी थे। और जैन धर्म में भी हम बात करें, देखो हम अनुयायी की बात करते हैं, अनुयायी यानी कि किस धर्म को मानते थे, तो जो चंद्रगुप्त मौर्य थे वो जैन धर्म के अनुयायी थे। किस धर्म के थे, जैन धर्म के अनुयायी थे। और जैन धर्म में भी किस शाखा को मानते थे, तो जैन धर्म में ये दिगंबर को मानते थे। ठीक है, किस शाखा को मानते थे, दिगंबर। जैन धर्म की दो शाखाएं थी, दिगंबर और श्वेतांबर। दिक प्लस अंबर, दिक यानी दिशा, अंबर यानी आकाश बोल सकते, जिसकी दिशा ही क्या है, कपड़ा जिसको बोलते हैं ना। और एक था श्वेतांबर, श्वेत धन अंबर। ठीक है, जो सफेद वस्त्र धारण करते थे वो श्वेतांबर कहलाए, और जो नंगे रहते थे वो क्या कहलाए, दिगंबर कहलाए। ठीक है, तो इन्होंने इन्हें किस धर्म के अनुयायी थे, तो जैन धर्म के अनुयायी थे। इन्होंने अपना अंतिम समय क्या किया, इन्होंने अपने अंतिम समय में ये कहां पर चले गए थे, स्वर्ण बेलगोला कर्नाटक चले गए थे, दक्षिणी भारत में चले गए। चंद्रगुप्त मौर्य अपने अंतिम समय में श्रवण बेलगोला कहां पर पड़ता है, कर्नाटक में, कर्नाटक चले गए। श्रवण बेलगोला कर्नाटक चले जाते हैं और वहां पर इन्होंने जैन धर्म के माध्यम से, और एक पहाड़ी थी जिसका नाम था चंद्रगीर पहाड़ी, बहुत महत्वपूर्ण है, क्या नाम था, चंद्रगीर पहाड़ी पर। चंद्रगीर पहाड़ी पर जैन धर्म की संलेखना पद्धति से, जैन धर्म की संलेखना पद्धति से इन्होंने क्या कर दिया, अपनी देह त्याग दी। ठीक है, कि इन्होंने अपने अंतिम समय में कर्नाटक चले गए, और कर्नाटक जाने के बाद में चंद्रगीर पहाड़ी पर संलेखना पद्धति, जैन धर्म की संलेखना पद्धति से इन्होंने अपनी देह त्याग दी थी। इसके बाद में एक बात और करना चाहिए कि इनका शासनकाल है 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व में। इन्होंने जीते जी ही बिंदुसार को अपना शासनकाल दे दिया था। ठीक है, किसके हाथों में सौंप दिया था, बिंदुसार के हाथों में सौंप दिया था, किसने, चंद्रगुप्त मौर्य ने। और इन्होंने अपने शासनकाल 300 ईसा पूर्व, इसी शासनकाल के बीच में है, तो इन्होंने 300 ईसा पूर्व में, कब की बात है, 300 ईसा पूर्व में, 300 ईसा पूर्व में इनके शासनकाल में जैन धर्म की प्रथम जैन संगीति जो हुई थी, जैन धर्म की जो प्रथम संगीति हुई थी उसका आयोजन किसके समय किया गया था, तो जैन धर्म की प्रथम संगीति का आयोजन 300 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य के समय, चंद्रगुप्त मौर्य के समय जैन धर्म की प्रथम जैन संगति का आयोजन हुआ था। प्रथम जैन संगति का आयोजन हुआ, और प्रथम जैन संगति में यह निर्धारण किया गया, और जैन धर्म प्रथम जैन संगति में दो भागों में बट गया। एक तो बट गया आपके दिगंबर, एक तो आपके सामने बन गया दिगंबर, एक आपके सामने हो गया श्वेतांबर।
श्वेत कपड़े पहनने वाले श्वेतांबर और नंगे रहने वाले दिगंबर। तो ये थी कुछ चंद्रगुप्त मौर्य की बातें। और ये इनकी मृत्यु हो जाती है 298 ईसा पूर्व में श्रवणबेलगोला कर्नाटक में। और इन्होंने किस धर्म को स्वीकार कर लिया था? तो इन्होंने जैन धर्म को स्वीकार कर लिया था। ठीक है, देखो सबसे लास्ट बात करते हैं हम इनकी, एक वो बात करनी बहुत महत्वपूर्ण है। देखो रुद्रदामन एक नाम मिलता है आपके सामने, रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में यह बात लिखी हुई है, इसके अनुसार ही हम बात कर रहे हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने प्रांतपाल, किसने? CH मौर्य ने अपने सौराष्ट्र, सौराष्ट्र कहाँ पर पड़ता है? सौराष्ट्र के, अपने सौराष्ट्र के प्रांतपाल, अपने सौराष्ट्र के प्रांतपाल जिसका नाम था पुष्यगुप्त वैश्य। देखो बहुत महत्वपूर्ण है, कई किताबें इसको उल्टा सीधा कर देती है, पता ही नहीं चलता। तो रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख के में एक बात लिखी हुई है, उसके अनुसार ही हम बात कर रहे हैं कि रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने सौराष्ट्र के, पर इस लाइन को ऐसे किसी लिख लेना आप, तो कि रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने सौराष्ट्र के प्रांतपाल जिसका नाम था पुष्यगुप्त वैश्य को आदेश देकर सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। ठीक है, आदेश देकर इन्होंने किस झील का निर्माण करवाया था? सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने सौराष्ट्र के प्रांतपाल पुष्यगुप्त वैश्य को आदेश देकर सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। अब देखो सबसे महत्वपूर्ण बात आती है कि किस पहाड़ी, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, जो चलो मैं बता देता हूं कि ये किस पहाड़ी की तलहटी पर है। तो उर्जियत पहाड़ी, ये उर्जियत पहाड़ी की तलहटी पर है और किन नदियों पर बनी हुई है? जो सुदर्शन झील है वो आपके सामने स्वर्ण सिक्ता, स्वर्ण सिक्ता प्लस पलासिनी, स्वर्ण सिक्ता व पलासिनी, ये कहीं नहीं मिलेगा आपको। स्वर्ण सिक्ता व पलासिनी नदियों के संगम पर जो आपके सामने सुदर्शन झील बनी हुई है। इसके बाद में देखो सुदर्शन झील का निर्माण भी करवाया गया चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। इसका बाद में ये क्षतिग्रस्त हो जाती है, तेज बरसात के कारण ये टूट जाती है। टूटने के बाद में कुछ लोगों के द्वारा, 3 लोगों के द्वारा इसका पुनर्निर्माण करवाया गया था, उनकी भी हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले इसका जो पुनर्निर्माण करवाया था वो करवाया था आपके सामने अशोक के द्वारा। इसके बाद में रुद्रदामन के द्वारा इसका पुनर्निर्माण करवाया गया था। इसके बाद में स्कंद गुप्त के समय अंतिम रूप से, किस रूप से? अंतिम रूप से सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण स्कंद गुप्त के समय हुआ था। और किसने करवाया था? पर्णदत्त। पर्णदत्त का एक पुत्र था जिसका नाम था चक्रपाली। ठीक है, तो इनका पुनर्निर्माण अशोक के समय हुआ, रुद्रदामन के समय हुआ, इसके बाद में स्कंद गुप्त के समय हुआ था। और अंतिम रूप से इसका जो पुनर्निर्माण हुआ था स्कंद गुप्त के समय हुआ था। और स्कंद गुप्त के समय भी पर्णदत्त का एक पुत्र था जिसका नाम था चक्रपालित। इसका पुत्र क्या नाम था? चक्रपालित। चक्रपालित के द्वारा सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया गया था। ठीक है, तो ये थी आपके सामने चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य अपने अंतिम समय में श्रवणबेलगोला कर्नाटक चले जाते रहे। वहीं पर उनकी संलेखना, जैन धर्म में होती है संलेखना,
चंद्रगिर पहाड़ी पर संलेखना पद्धति से उनकी वहां पर उन्होंने देह त्याग दी थी, मृत्यु नहीं बोल सकते, देह त्याग दी थी 298 ईसा पूर्व में। तो कैसी लगी क्लास, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ठीक है। तो मैं आज फिर से आपको धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे पहले 500 सब्सक्राइबर होने पर, ठीक है। आप इसी प्रकार से सपोर्ट बनाए रखिएगा। मैं आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट उपलब्ध करवाने की कोशिश करूंगा और मैं कोशिश करता रहूंगा निरंतर आपके सामने कक्षा लाने की। ओके, थैंक यू। आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट कक्षा में।